माफी मिलेगी। आपको बार बार आना पड़ेगा तब आपको माफी मिलेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। माफ करने का प्रावधान नहीं है। जो माफी मांगेगा उनको बार बार आना पड़ेगा, ऐसा है। तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर योगी चर्चा। आज आपने दंड और सूर्य नमस्कार और जॉगिंग बहुत अच्छे से कराई और एक एक कृति आपने ध्यान पूर्वक बताते हुए कराई। ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है कि दंड हो बैठक हो, आपने पूरी उसकी विधि अवधि बताई आपने बहुत अच्छे से। आज हमने भी वो आपसे बहुत कुछ सीखा। वीडियो बंद था मगर हमने सब कुछ किया। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं आदरणीय योगाचार्य रोडमल भैया आपका। बहुत सुंदर। इसे और एक बार आपसे निवेदन करते हैं कि आने वाले दिनों में आप जब भी कभी फ्री है बिल्कुल आ जाइए। ये आप तो पता है, आप तो इस योगार कार्यक्रम के सदस्य हैं और अच्छा लगता है बार बार आते हैं तो, और नया कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आप जुड़े रहिए और दूसरे सत्र की तरफ चलते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अभिनंदन के साथ हमारे योगाचार्य जी। चलिए धन्यवाद और अगला सत्र आरंभ करते हैं। तो मैं आगे आदरणीय रमेश जी से आपसे निवेदन करती हूँ, अगला सत्र आप आरंभ करें जी। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब, आज के हमारे मुख्य वक्ता जी को आमंत्रित कर दीजिएगा। जी ओम। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही और हमारे योग शिक्षक ने बहुत अच्छी तरीके से हमको योग सिखाया। द्वितीय सत्र के लिए आज हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय शरद वर्मा जी, जिनके संबंध में, किसानी के संबंध में कुछ कहना हमारे लिए तो संभव नहीं है। वो बहुत बढ़िया उत्कृष्ट किसान हैं। उन्होंने किसानी के संबंध में बहुत सारे इनाम पाए हुए हैं और वो नर्मदापुरम के एक सम्मानित उन्नत कृषक है। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और उन्होंने पिछले वर्ष जो धान पर अपने प्रयोग किए हैं, जिनमें ट्राइकोडर्मा और बवेरिया वेशियाना का उपयोग करके जैविक तरीके से जो धान पैदा की है, उसके संबंध में सदन को जानकारी देने का कष्ट करेंगे। आदरणीय ससम्मान उपस्थित हों वर्मा जी। जी ओम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही। आज के योगाचार्य जी ने बहुत अच्छे से योग कराया, उनको सादर प्रणाम। और मुझे आमंत्रित किया हमारे रमेश दादू ने, उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद। आज का जो सब्जेक्ट है, जो विषय रखा गया है, वो धान के ऊपर है। धान की खेती में जैविक चीजों का उपयोग और इस योगाहार से सीखी हुई जो भी वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, उनको अपने खेतों में उपयोग करना। हम लोगों ने पिछले साल पूना वाले संतोष सर के साथ ट्रेनिंग ली और उसको विधिवत खेतों में उतारा। विनय सर जी ने हमें फेरोमोन ट्रैप, हरी पीली पट्टी के बारे में जो बताया, उनको हमने खेतों में उतारा और इसके 100% रिजल्ट रहे। इतने अच्छे रिजल्ट रहे कि मतलब हम प्रयोग करने वाले हम भी आश्चर्यचकित रहे। ऐसा लगा कि ये वाकई एक जादू वाला काम हुआ। हम लोगों ने जब पहली बार ट्राइकोडर्मा बनाया तो हमें इतना विश्वास नहीं था कि ये ट्राइकोडर्मा इतना असर करेगा।
लेकिन जब हमने हमारे जो प्रैक्टिकल वाले खेतों में उसको किया, सूडोमोनास डाला, ट्राइकोडर्मा डाला, जबरदस्त रिजल्ट आए। हरी काइयां टाइप की हमारे खेतों में लग गई थी, जो हमने रमेश दादू जी को, मुन्नीलाल सर जी को दिखाया ले जाके कि ये ऐसे काइयां लगी हुई हैं और ये ट्राइकोडर्मा का होना बताते हैं। साहब कोई भी फंगस नहीं आई उसमें। फेरोमेन ट्रैप हमने लगाए थे वहां पर, और हरी पीली पट्टियां भी लगाई। हरी पीली पट्टियां हमने मार्केट से ना खरीद के खुद की बनाई हुई लगाई थी, और उसमें ग्रीस का उपयोग किया था, और वो बहुत सफल रहा वो भी। फेरोमेन ट्रैप हमने हमारे बनाए हुए लगाए थे। जो पिछली बार पवन सर यात्रा में आए थे तो उनको वो फेरोमेन ट्रैप हमने दिखाए भी थे। वो बल्लरों में यहाँ पे लगे हुए थे पास में। उस समय हमारी बल्लर चल रही थी, जो वो उनके हाथों से जब हमने एक फेरोमेन ट्रैप का वो खुलवाया, तो उसमें हजारों जो पंखियां अंडे देने वाली हुई थी वो मृत अवस्था में उन्हें मिली। तो इनके द्वारा भी जैविक चीजों का भी जो अपन उपयोग करते हैं, और अगर ध्यान से कर लें तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, और जैविक पद्धति से भी खेती का उपयोग किया जा सकता है। मैंने देखा है कि सबसे पहले तो मिट्टी परीक्षण कराना चाहिए। मिट्टी परीक्षण होने के बाद आप अपना जो भी रोपा डाल रहे हैं उसकी विशिष्ट आप तैयारी करें क्यारियों की। नई जगह में हर बार रोपा डालें, एक ही जगह में हमेशा जो डालते हुए आ रहे हैं उस जगह को अवश्य बदलें। उसमें जितना आपका खेत है उसके अनुसार से आप उसमें गोबर की खाद डालें, और उस खेत की गहरी जुताई करके तैयार करके उसको करें। जब आप पडलिंग करते हैं, पडलिंग करने में आपको बहुत अच्छा बारीक, जितना अच्छा बारीक होगा पडलिंग में उतना अच्छा आपका रोपा लगेगा। उसी समय आप ट्राइकोडर्मा का यूज कर दीजिए। रोपा में भी आप ट्राइकोडर्मा का यूज करिए, बवेरिया बासियाना का उपयोग करिए, और सूडोमोनास का करिएगा। तीनों का उपयोग आप कर सकते हैं। गो अमृतम का आप उपयोग कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप उपयोग करेंगे तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। हमने देखा पिछली बार कुछ 10 एकड़ में हमने सोचा कि इस बार कोई भी केमिकल नहीं डालते, भले जो भी पैदावार होगी वो स्वीकार है। एक दादू के साथ हमने कहा कि दादू अब जो होना हो जाए, इस बार देखते हैं 10 एकड़ में कोई भी केमिकल हम लोग उपयोग नहीं करते। हम लोगों ने सबसे पहले ट्राइकोडर्मा डाला, उसके बाद उसमें लगभग 10 हमने फेरोमेन ट्रैप, हर एकड़ के हिसाब से एक फेरोमेन ट्रैप लगाया था। कुछ हरी नीली पट्टियां अपनी बनाई हुई लगाई। सब लो कॉस्ट का काम था। ट्राइकोडर्मा अपने हाथों का बनाया हुआ था, बवेरिया बासियाना बनाया हुआ था। इस योगाहार ने जो चीजें हमें सिखाई थी वो सारी हमने खेतों में उतार दी थी। मैंने तो ये पाया, ऐसा लगता है कि कुछ हम लोग आलसी हैं जो इन चीजों का उपयोग बहुत बेहतर ढंग से नहीं करना चाहते। कुछ किसानों को हमने देखा है कि वो हजारों रुपए की दवाएं लाना पसंद करते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों को बनाने में समय नहीं दे पाते हैं। हम लोगों ने ट्राइकोडर्मा यहाँ पे लगभग 200-250 एकड़ में डलवाया होगा किसानों को, और उनको बहुत लाभ हुआ। लेकिन कोई भी किसान बनाने को तैयार नहीं है। वो बोलते साहब हम बढ़ाने में, हमने कहा साहब क्लास ज्वाइन करो, आप सीखो, पर साहब वो तैयार नहीं है। वो तो सुबह आए, उन्होंने कहा साहब आप तो 5 लीटर हमें दे दीजिए, हम स्प्रे कर देंगे। दवाओं के जो लोगों को छोड़ना चाहिए तो वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि हाथों से ही, अपने हाथों से अपने खेतों में जो आदमी जहर डाल रहा है, वो ही शाम को जैसे सब्जियां तोड़ के अपने घर में खा रहा है। उसे ये ही नहीं मालूम कि इसका क्या दुरुपयोग है, क्या इससे हमें लॉस हो रहा है।
कैसे हमारी बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है ये भी नहीं मालूम है, और वो लोग धड़ल्ले से केमिकल यूज कर रहे हैं। ये बड़ी सोचनीय बात है। ट्राइकोडर्मा के जो असर हमने देखे, जैसे हमारे खेत से अगर कोई नीचे पानी जा रहा है और नीचे वाला खेत है तो उसको भी फायदा मिला ट्राइकोडर्मा। एक जैविक चीजों से अगर वो आदमी सही प्राकृतिक चीज उपयोग करता है तो उसकी प्रकृति भी साथ देती है। आसपास के किसानों को भी आपके नई डालने से भी उनको फायदा मिल जाता है। अगर आपका पानी आपके खेतों से दूसरे खेतों में जा रहा है तो वो ट्राइकोडर्मा का कुछ असर उन खेतों में भी देखने को मिलता है। ये हमने बहुत बारीकी से देखा। बवेरिया का प्रॉपरली आप उपयोग करते हैं तो आपके खेत में कोई भी जो कीड़े हैं, कहते हैं जड़ वाले कीड़े और पौधे में लगने वाले, कोई नहीं आते। अगर आप ध्यान से उसका उपयोग करेंगे, अगर पानी गिर रहा है तो आप रेत में मिला के उसको डाल सकते हैं, उसके बहुत अच्छे असर हैं। और आप स्प्रे करने में आपको दिक्कत है तो रेत के रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। आप रेत में मिलाइए, गोबर की खाद में मिला लीजिए, और शाम के समय जब धूप कम हो उस समय आप अपने खेतों में उनका उपयोग करिएगा। फेरोमोन ट्रैप का आप अपने खेतों में हवा के अनुसार लगावें। किधर से हवा, जिधर भी आपकी हवा आ रही है तो उसके अपोजिट लगावें, जिससे कि वो गिर ना पावे। और आप उसमें कुछ लकड़ियां लगा दें खेत में। जो कहते हैं कि एल प्रकार की लकड़ियां अगर आप लगा देंगे तो पक्षियां उस पर बैठते हैं। तो 10 लकड़ियों का उपयोग करना चाहिए। लगभग 1 एकड़ में 2 फेरोमोन ट्रैप करना चाहिए। हरी नीली पत्तियां जो लगाते हैं वो 10 आपको लगानी चाहिए। 1 लीटर आपको ट्राइकोडर्मा यूज करना चाहिए। 1 लीटर आपको बवेरिया बासियाना और 1 लीटर आपको सुडोमोनास का उपयोग करना चाहिए धान की खेती के लिए। और धान का बीज बहुत स्वस्थ और अच्छा बीज लें। पुराना बीज अपने घर का उपयोग ना करें। और क्यारी में जब आप रोपा बोते हैं तो आप ट्राइकोडर्मा का ट्रीटमेंट जमीन में करें। रोपा लगा में जब भी आप ड्रिंच करके बवेरिया और सुडोमोनास का जड़ों में ट्रीटमेंट करके आपका प्लांटेशन करें। आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, इतने अच्छे मिलेंगे कि आप कहेंगे इस योगाहार कार्यक्रम को धन्यवाद देने अवश्य आपको आना पड़ेगा। मैं यहाँ से संतोष सर और हमारे वेनी वर्मा सर का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें ऐसी नई चीजें सिखाई हैं जिनकी बदौलत हम लोग आज खेती में, एक अंदर पूर्ण विश्वास नहीं था। पहले हम योगाहार कार्यक्रम से जब नहीं जुड़े थे तो इतना विश्वास नहीं था। हम लाते थे ट्राइकोडर्मा, ऐसा नहीं है। हमने फेरोमोन ट्रैप का भी उपयोग किया लेकिन सही ढंग से नहीं कर पाए, उतनी ताकत से, उतने विश्वास से नहीं किए। और मुझे लगता है जो काम बगैर विश्वास के किया जाए वो पूर्ण नहीं हो पाता। तो इस योगाकार का बहुत धन्यवाद जिसने हमें इतना विश्वास इतनी गहराइयों से दिया कि हम आज हम धान की तैयारी कर रहे हैं तो पहले मिट्टी परीक्षण पे हमें आंखों में पवन सर दिखने लगते हैं कि यार मिट्टी परीक्षण कराना है। ये बहुत उपयोगी चीजें हैं जो कि होना चाहिए और आना चाहिए। आप अगर आपका मिट्टी परीक्षण का अगर चार्ट आपके घर में नहीं है और आप धान लगा रहे हैं तो आप 30 रुपए अपने खेत के लिए नहीं खर्च कर सकते। शासन के पास अपना सैंपल ले जाके चेक नहीं कर सकते। इतनी सारी संस्थाएं हैं, आप उनसे नहीं कर सकते। तो आपको खेती करने का भी मेरे ख्याल से तो कोई अधिकार नहीं है। आपको तो सिकमी दे देना चाहिए जिससे आपको घर बैठे कम से कम सिकमी के पैसे तो मिल जावे। नहीं तो आप खेती अगर आप कर रहे हो तो स्वामी जी कहते हैं जुनून बन के आप खेती करो, कोई भी काम। पूरे विश्व में उन्होंने योग को फैलाया है तो आप अपने एक सिर्फ खेत में इस चीज को फैलाने में आप पीछे क्यों हैं? आप उसके रिजल्ट आप खुद देखिए, खुद करिए और उसको तबीयत से करिए। मेरा मानना है कि आपके खेत में 80 से 90% आप केमिकल से मुक्त हो जाएंगे। जो पैसा आप दे के आ रहे हैं वो कहीं जाके मंदिर में दान कर दीजिए, लेकिन उस पैसे को बचा के रखिए और आप जैविक अपनी धरती माँ को बचाइए। इतने सारे केमिकल आप डालते हैं, जो छोटे छोटे जीव हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ खेतों में
2 सालों से केचुए बहुत संख्या में बढ़ गए हैं। बारिश में आपको हम दिखा सकते हैं लाखों केचुए हमारे खेत में हैं। आप जहां भी हाथ डालेंगे, अगर आपको 5 केचुए नहीं मिले तो आप जो 100 एकड़ की लैंड में आप आके देखिए, हम इतने केचुए दिखाएंगे कि आप कहोगे कि कितने केचुए हैं। इसका है कि हमने आसपास आग ही नहीं लगने दी 10 सालों से। हमने मुन्नीलाल सर जी को भ्रमण कराया, देखिए सर पूरे स्प्रिंकलर नोजल चल रहे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा। जब हम बोलते नहीं माने, उनको ले जाके हमने दिखाया, उन्होंने देखा कि यार इतने सारे नोजल चल रहे हैं यहाँ। स्प्रिंकलर हमने एमपी एग्रो के माध्यम से लाखों सेठों को बांटा यहाँ पे किसानों को, और आज पूरे स्प्रिंकलर से हमारे क्षेत्र में मूंग की खेती हो रही है, जो बूंद बूंद पानी भी बचा रहे हैं और खेती में पर्याप्त नमी बना के रख रहे हैं, पानी बह नहीं रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और स्प्रिंकलर के माध्यम से ही हमने बताया लोगों को कि अपने ट्यूबवेल में आप कैसे सूडोमोनास का उपयोग करें, कैसे आप ट्यूबवेल में छोड़ दीजिए। जो खेतों में ट्यूबवेल हैं वो आप उनमें ही आप नली लगा के आपका ट्राइकोडर्मा, आप इतना तो कर सकते हैं, ठीक है आप खेत में नहीं डाल सकते, जैविक चीजें हैं तो हर हफ्ते डालनी पड़ती है। आपको 20 दिन में एक बार डालने की केमिकल की आदत है, जैविक को हर हफ्ते डालना पड़ता है, पर आप डाल नहीं पाते हैं। तो मेरा कहना है कि आप ट्यूबवेल में तो छोड़ सकते हैं, आप ट्यूबवेल में ही ड्रॉप कर दीजिए, और जब आपका ट्यूबवेल बंद बंद होने के उसमें आए तो आप 1 घंटे पहले उसको बंद कर दीजिए, जिससे पूरा पानी साफ हो जाए और आपको पीने में कभी कोई दिक्कत ना आए। तो ये भी आप कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ मेरे खेतों में 15 ट्यूबवेल हैं, तो मैं लगभग 11 नलकूपों में ये कार्य करता हूँ। 3-4 जो पानी पीने वाले हैं उनमें यूज नहीं करते हैं। जो अंदर है 50 एकड़ के अंदर है, वहां कोई जाता नहीं है, सिर्फ पानी देने में यूज आता है, तो वहां आप ये चीजें भी नलकूप में भी कर सकते हैं। ऐसे वेंचुरी बहुत सस्ता है, लगभग 3 से 4 हजार में वेंचुरी का सेट बन जाता है। आप ट्यूबवेल के बाहर लगा के भी स्प्रिंकलर के माध्यम से वेंचुरी लगाकर आप विधिवत अपने खेत में ये चीजें सब फैला सकते हैं। मैंने देखा इस बार कि हम लोगों ने एक नया प्रैक्टिकल करा कि जो मेड़े हैं उसमें बबेरिया बासियाना और अपना ये चीजें जब डाली हमने, तो कुछ कीड़े और भी कम लगे। यानी अपने खेतों की मेड़ों में भी आप अगर बबेरिया बासियाना वगैरह डालेंगे तो आपके खेतों से कीड़ों की संख्या कम होगी, ये अवश्य है। फेरोमोन ट्रैप पे आप, लाइट ट्रैप, ये चीजों पे आप विशेष ध्यान रखिए। लाइट ट्रैप बहुत सस्ता बनता है। रमेश दादू जी ने पिछली बार देखा कि हमारे पिताजी ने बनाया था, उन्होंने देखा कि कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छा बन जाता है। अगर आप नहीं पैसा खर्च करना चाहते तो आप उसको 10-20 रुपए की पॉलीथीन पे भी डिजाइन कर सकते हो और अपने खेत में उपयोग कर सकते हो। आपको सिर्फ रात को आप लोग 7 बजे उसको चालू कर दीजिए, रात को 3 बजे 4 बजे आपका बंद हो जाए, बस उसके बाद आप उसके बहुत भरपूर रिजल्ट ले सकते हैं। धान की खेती में विशेष गहरी जुताई का भी बहुत फायदेमंद है। अगर आपकी गर्मी में अगर आपके पास समय है तो आप गहरी जुताई अवश्य करें उसकी। और धान में विशेष रोपे में जो दूरियां हैं वो भी प्रॉपर रखना चाहिए। आदमी काफी घनी लगवा देते हैं, उससे भी पैदावार कम आती है। जितने प्लांट पॉपुलेशन की जरूरत है पर एकड़ में, उतने प्लांट के आसपास आप लगावें तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका धान के खेत में अगर पहले कोई जैसे चने की खेती की गई है या वैसी आपने लिया है और उसी को उसमें मिक्स कर दिया है, तो उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। आजकल जीरो लेवलिंग आ गया है। अगर आप जीरो लेवलिंग करते हैं तो धान में आपका पानी बहुत कम लगता है। तो आप अपने जो खेत हैं उनको जीरो लेवलिंग करावाएं, जहाँ पे धान का उपयोग आप कर रहे हैं वहां के खेतों का आप जीरो लेवलिंग कराएं। आजकल शासन जीरो लेवलिंग में भी अनुदान दे रहा है मशीनों में। वो जो मशीनें हैं आप 40% अनुदान में कृषि अभियांत्रिकी से वो मशीनें भी ले सकते हैं और अपने जीरो लेवलिंग का जो आपके खेत है उनको आप लेवल कर सकते हैं। तो सारी चीजें जैविक तरीके से आप करें। पहले मैंने आपको ट्राइकोडर्मा का उपयोग बता दिया, बवेरिया का बता दिया, फेरोमोन ट्रैप का बताया।
ये सारे उपयोग करते हुए जब आप फसल काटेंगे तो मेरा मानना है कि केमिकल से ज्यादा अच्छा आप उत्पादन ले पाएंगे, और मन के अंदर जिस विश्वास से उसको बेचेंगे कि मैंने जो चीज बेचने जा रहा हूं वो जहर मुक्त है, आप अंदर से फीलिंग करेंगे, आपको अंदर से फील होगा कि यार आज मैं जहर मुक्त चीज को दे रहा हूं। जब आप समाज को देंगे तो मेरा मानना है कि ऊपर वाले आपके परिवार को अवश्य स्वस्थ रखेगा। आप सामने वाले को स्वस्थ रखते हैं जब भी आप खुद स्वस्थ रह सकते हैं। आप खुद के स्वास्थ्य के लिए अगर योग भी कर रहे हैं और केमिकल दूसरे को खिला रहे हैं और वो कर रहे हैं तो मेरे ख्याल वो असर आपको कम होगा। मेरा मानना है कि अगर आप सामने वाले को स्वस्थ चीजें खिला रहे हो तो ईश्वर आपको हमेशा आशीर्वाद देगा, और इसका रिजल्ट आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे, आपकी जमीन पे, आपके पशु पक्षियों पे, सब पे असर दिखेगा। इसलिए ये सिद्धांत लाना पड़ेगा कि सामने वाले को आप जहर क्यों खिलाना चाहते हो। मैंने देखा है बहुत सारे किसान 1/4 एकड़ में खेती कर लेते हैं कि साहब मैं तो जहर मुक्त मेरे मेरे लिए करता हूं साहब। अरे तुम्हारी बच्ची की शादी हुई है, वो घर किसका है? जहां तुम्हारे बच्चे से बच्ची आई है वो किसका घर है? वो तुम्हारे दोस्त का कौन सा घर है वो? अरे दोस्त तो भगवान होता है। जो तुम्हारे परिवार के दूसरी जगह सदस्य हुए वो क्या गैर है? आप जाके भरपूर केमिकल की चीजें जाके मंडी में बेच आते हो। आप ये सोचते हो कि आज मैंने पैसा प्राप्त किया। मैं नहीं मानता, मैं ये मानता हूं कि आपने आज एक नहीं हजारों पाप खरीद के ले आए हो जो आपके घर में सुरक्षित हैं, और उनका आपको कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, अंजाम उसका भोगना है। आप इसलिए दूसरों को जहर देना बंद करें। अपने आप को तो बंद करें ही, दूसरों को भी देना बंद करें। आज देखा है हमने बड़े बड़े जो डेयरी से जुड़े लोग हैं वो आज भी पॉलीथीन का दूध लाके, जो नवजात अपना बच्चा, अपना पोता जो अस्पताल में आया है, वो पॉलीथीन का दूध काट के बॉटल में भर के उसकी माँ को दे रहे हैं, और माँ बड़े प्यार से उस दूध को उस बच्चे को पिला रही है। आप बताइए वो संतति कहाँ जाएगी? वो बच्चे कहाँ जाएंगे जिनको आपके हाथ से आप केमिकल वाला दूध पिला रहे हो? आप केमिकल वाली दाल जो पहला उस बच्चे को खिलाना चाहिए वो दाल उसको खिला रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं जो जहर। मेरे पिताजी ने जब देखा कि भिंडियों में बहुत ज्यादा दवाएं डलने लगी, हम लोगों ने साहब भिंडी लगाना ही बंद कर दिया। हमें मालूम था कि हमारी कमाई बहुत ज्यादा होने वाली है, लेकिन हमने उस ओर नहीं गए। हमने भिंडी को टोटल त्याग दिया कि भैया भिंडी लगाना ही नहीं, ना खाना ना लगाना, ना अपने लिए लगाना। इस हालत में हम लोग चले। भैया भिंडी में इतनी दवाएं, आप सोचिए भिंडी में सुबह 5 बजे दवा डल जाती है। जिस दवा पे रेड निशान लिखा हुआ है उस पे लिखा हुआ है कि ये दवा 15 दिन आप सब्जियों को ना तोड़ें। वो शाम को ही उस भिंडी को तोड़ता है और उस भिंडी को ले जाके मंडी में बेच देता है। और आदमी, वो तो भिंडियों का असर इसलिए नहीं दिखता लोगों में कि अगर 4-4 भिंडी आदमी एक एक पाव भिंडी लेके खाता है, इसलिए उसको जहर का असर नहीं दिखता है। वही 10 किलो भिंडी आप एक गाय को, बैल को खिला दो, आप देखो आपके सामने वो बैल खत्म हो जाएगा। इतना जहर होता है उस भिंडी के अंदर। हमारे पिताजी ने भिंडी को त्याग दिया। हमारे खेतों में हम भिंडी नहीं लगाते क्योंकि भिंडी बगैर दवा आती नहीं है, इसलिए लगाते नहीं। लेकिन जब से हमने योगाहार कार्यक्रम ज्वाइन करा, इस बार हमने 2 पट्टे भिंडी लगाई पिछली बार, और ठंडी में लगाई, और दादू को दिखाई कि हमने देखो दादू ये भिंडी लगाई है, और ऐसे मौसम में निकाली जब 100 रुपए। पूरा जैविक तरीके से उसको किया पूरा टाइम, क्योंकि इस बार हम योगा कार्यक्रम से सीख गए थे कि कैसे हम बवेरिया से उसके जो हरे मच्छर हैं कैसे कंट्रोल कर सकते। उसमें हरा मच्छर इतना तगड़ा आता है कि वो कंट्रोल नहीं हो पाता। उसके अंदर जो इल्ली लगती है सुंडी, वो फेरोमोन ट्रैप में जो गुलाबी कलर की इल्ली भिंडी में लगती है, इतना अच्छा कंट्रोल है कि मैंने देखा हजारों पंछियों को वो पकड़ लेता है। लाइव ट्रैप में भी जबरदस्त आती है, मतलब देखने के काबिल। हमने जब भिंडी लगाई साहब तो काफी, मतलब 5-6 साल बाद लगाई। आपको बताएं वो भिंडी इतनी अच्छी हो रही है कि हमने ठंड में उसको 150 रुपए किलो तक बेची, और हम बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार ये बताओ कमाल हो गया। इस योगा को
अब कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग करते आ रहे थे, लेकिन उन चीजों का उपयोग हमने बहुत अच्छे से नहीं किया। हमने देखा जो बाजार में बवेरिया मिल रहा है या ट्राइकोडर्मा मिल रहा है वो उतना अच्छा नहीं है। वो 6 महीने दुकानों पे रखे रखे उसकी एक्सपायरी डेट हो जाती है। ये लोग क्या करते हो, एक्सपायरी डेट निकाली और दूसरी लगा दी। अब किसान एक बार जाके जब लेके आता है ट्राइकोडर्मा या बवेरिया जो भी लेके आता है तो उसका असर दिखता नहीं है, तो वो कहता अरे यार ये तो बहुत खराब चीज है। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि इसको स्वयं बनाना किसान को सीखना चाहिए, और स्वयं जब सीखेगा, हम रात को कल शाम को जुड़े थे संतोष सर के यहाँ। महाराष्ट्र में करीब 100 लैब डल रही हैं। तो वो लैबों वालों से जब हम मिले और उनकी जब वार्तालाप हमने मराठी में सुनी, बहुत सारी चीज समझ नहीं आ रही थी, बहुत सारी आ रही थी, लेकिन उनका जो जज्बा महाराष्ट्र के किसानों का देखा, उन्होंने हमारे उत्साह को बढ़ाया, इसलिए उन्हें बहुत धन्यवाद। उनका इतना मतलब डीपली चीजें पूछ रहे थे कि उन्होंने हमें बहुत शिक्षा मिली उससे। हमने देखा कि जो आदमी अगर क्वेश्चन नहीं करता है वो, तो इसका मतलब है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो बहुत अच्छे से रात को हम लोगों ने करीब 1 घंटे उनकी क्लास ज्वाइन करी और उनसे भरपूर चीजें सीखी। बहुत सारी हमें मराठी में समझ नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ जो समझ आ रही थी वो हमारे लिए बहुत उपयोगी रही। मैं संतोष सर का इस सदन के माध्यम से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो एक ईश्वर तुल्य कार्य कर रहे हैं जो इस धरती को बचाने में बहुत काम करेगा। और सही ढंग से अगर जैविक चीजों का उपयोग किया गया तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी केमिकल की आपको जरूरत पड़ेगी। आपको मन से ये सोच के अपने खेतों में इनका उपयोग करना पड़ेगा कि आप इन चीजों का उपयोग करते हुए अपनी फसल को जैविक तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं और आने वाली संतति को आप मजबूत कर सकते हैं। जी ओम प्रणाम। अब क्वेश्चन अगर किसी भाई के कोई क्वेश्चन हो तो अवश्य मुझे बतावें। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और जो हमने पिछले साल ट्राइकोडर्मा, बवेरिया बेसियाना और लगभग 9 तरह की चीज़ें बनाई और उनका अपने खेतों में आपने उपयोग किया, हमने उसको प्रत्यक्ष देखा है, हमने भी उन चीज़ों को महसूस किया है। अब यदि हमारे साथी सदन में यदि किसी का हैंड रेज होता है तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। योगाहार कार्यक्रम से हैंड रेज है आदरणीय, यदि हमारे पवन सर जी हों तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। जी हो। पवन सर जी नहीं है, मनीलाल सर जी हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में मुझे स्वीकार कर लें। जी 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 सर, आइए। आदरणीय पवन सर जी यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कल हम प्रवास पर रहेंगे, अब वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे। मैंने बताया कि आदरणीय शरद वर्मा जी कल के मुख्य वक्ता रहेंगे, तो चूंकि उनका कार्यक्रम पहले से सेट था। वो अलग बात है कि आज हमें शरद वर्मा जी साफ नहीं दिख रहे हैं तो चैन नहीं पड़ता है, तो मैंने मैसेज में भी लिखा था, लेकिन ये मोबाइल वोबाइल मेरे लिए कहते रहते थे, लेकिन आपने स्वयं इसका ध्यान देना चाहिए कि हमें आप जो है साफ देखें। आज आपने, मैं सबसे पहले तो आज के योगाचार्य आदरणीय रोडमल आर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो योग कराया, हमने पूरा ट्रेन में बैठ के उनके साथ सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम तो किया ही है, और चूंकि यात्रा में थे, मैं धन्यवाद देता हूं रजीना किनीकर जी को जिन्होंने रोडमल जी को आमंत्रित किया, और आप लगातार जिन के योग शिक्षकों को इस योगाहार कार्यक्रम में आमंत्रित करती हैं। आज आदरणीय शरद वर्मा जी ने जो बात कही है, जो आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी हैं, हमारे डॉक्टर संतोष चौहान जी, ML गौर साहब, रामकृष्ण रघुवंशी जी, लगभग ऐसे राकेश गौर साहब सहित लगभग 10-11 जो किसान नर्मदापुरम में फार्म लैब तैयार करके और जो वो प्रोडक्ट दे रहे हैं जो रसायन खाद के खिलाफ जैविक खाद के रूप में, जैविक प्रोडक्ट के रूप में हम उसकी पूर्ति कर पा रहे हैं। हमारा उत्पादन में कोई अंतर नहीं है, लागत में जरूर अंतर है कि हमारी लागत कम हो रही है। भारत सरकार के माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी
और हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश के सहित अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी यह प्रयास है और वो योजना बना रहा है कि हमारे किसान भाइयों की आय दुगनी हो जाए। ऐसा प्रयास सरकार कर रही है और लगातार कई सालों से कर रही है। कई कार्यक्रम चल रहे हैं, सरकारी बजट भी बहुत सारा आ रहा है, परंतु उसका परिणाम नहीं दिख रहा है। और परिणाम इसलिए नहीं दिख रहा है कि हम सब जब आदरणीय शरद वर्मा जी के साथ, मेहरा जी के साथ और तमाम क्षेत्र में जब जाते हैं, देखते हैं, तो वहाँ कुछ और ही दिखता है। अब अगर हम वो बात करते हैं तो लगता है ये सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। हम सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे। सरकार तो चाहती है कि हमारे किसानों की आय बढ़े। अभी जब माननीय हम राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल जी से रूबरू हुए तो उन्होंने कहा कि आप किसान की अपनी खेती करने के आप खर्च लिखिए। आप एक तरफ खर्च लिखने के बाद फिर जब आपकी फसल हो जाए तो उसका लाभ लिखिए। तो दोनों करके और तब पता पड़ेगा कि किसान की में को कितना घाटा होता है या कितना लाभ होता है खेती से। तो उस पर ध्यान दिया गया। तो रासायनिक खेती में लाभ नहीं होता है। उसकी उपज दिखती है हमें कि हमारी उपज 25 क्विंटल हो रही है, 20 क्विंटल हो रही है, 22 क्विंटल एक एकड़ में हो रही है। उसकी उपज जरूर दिखती है, परंतु जब उसका हम पूरा खर्च निकालते हैं तो हमें किसान को कोई फायदा नहीं होता है। जैविक खेती का जो तरीका आदरणीय शरद वर्मा जी अभी बता रहे थे, इन्होंने प्रैक्टिकल बताया। ये कोई लिखी पढ़ी बातें नहीं बता रहे। किताबें तो बहुत छप चुकी हैं, अरबों खरबों रुपए की किताबें छप चुकी हैं, बट चुकी हैं। कई प्रशिक्षण हो रहे हैं, चल रहे हैं। कई किसानों की यात्राएं, रैलियां निकल रही हैं, कहीं भ्रमण हो रहे हैं। ये तमाम कार्यक्रम जो चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं सरकार के। मेरा निवेदन है युगाहार कार्यक्रम के माध्यम से, सरकार से भी निवेदन है और प्रशासनिक जो अधिकारी हमारे सदन में उपस्थित भी रहते हैं, और ये बात सरकार तक पहुंच भी गई है। युगाहार कार्यक्रम को सरकार के हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी सुनते हैं कभी कभी। और मेरा ऐसा निवेदन है कि जो युगाहार कार्यक्रम में जो हमारे अनुभवी किसान हैं, जिन्होंने किसान ने अपने खेत पर फार्म लैब तैयार किया है, जो लैब तैयार करके स्वयं जो है ट्राइकोडर्मा बवेरिया वैसियाना आदि जो है जो प्रोडक्ट निर्माण करके और खेत में प्रयोग कर रहे हैं और उस खेत की उपज भी बता रहे हैं, उसकी स्थिति क्वालिटी भी बता रहे हैं उसकी। इसके बावजूद और क्या चाहिए सरकार को? हमें नहीं लगता कि इससे बड़ा प्रमाण और कुछ चाहिए। आदरणीय राकेश गौर साहब के खेत पर जो हमने जाके चना देखे, अभी जाके मूंग उन्होंने दिखाई। मैं तो कहता हूँ सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए खेत पर, और एक मॉडल के रूप में सरकार जो है हमें एक काम दे के आप युगाहार कार्यक्रम में जो आपके किसान बताते हैं, एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए और उसमें हम सारा जो प्रोजेक्ट जैविक पद्धति से बना के डालेंगे, उसकी उपज भी दिखा देंगे, तो परिणाम आ जाएगा। अब अगर रासायनिक कंपनियां अगर सरकार को गुमराह कर रही हैं, अगर उससे प्रलोभित होकर के जो भ्रष्ट अधिकारी अगर बार बार जो है रासायनिक चीजें ला रहे हैं, तो वो गलती उनकी है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं युगाहार कार्यक्रम में, और रोज किसानों को हम सलाह दे रहे हैं और हम अनुभव करा रहे हैं। जैसा नर्मदापुरम जिले में जो स्थिति मूंग की स्थिति देखी है, वो इससे दयनीय और बदतर कोई स्थिति नहीं हो सकती है। जानबूझकर जहर दिया जा रहा है। जैसा हमने लिखा है कि ऐसा किसान, एक सांप होते हैं, जहरीले सांप होते हैं, कुछ सांप में जहर नहीं होता है, और वो जैसे पनिया सांप होते हैं या कई सांप ऐसे हैं कि बेचारे सीधे साधे रहते हैं, वो उनमें जहर नहीं होता है, काट भी खाएं तो जहर नहीं होता, और कुछ सांप जहरीले होते हैं। इसी प्रकार से किसान भी दो भागों में अब बट रहे हैं। जो किसान अपने परिवार को जहर दे रहे हैं, वो किसान अन्नदाता भगवान नहीं हो सकते। अरे भाई, अपने परिवार को पहले तो आप अपने परिवार के लिए जैविक प्राकृतिक खेती का उपज करना चाहिए। कोई भी सब्जी है, तिलहन की फसल है, अनाज है। हाँ, धन्यवाद आदरणीय शरद जी, आप जो है कंचन जी के मोबाइल से अब कम से कम जो चेहरा बहुत जरूरी था ना देखना हमें बहुत सुंदर। तो ये जो है जो जहरीले सांप है, जो आज आदरणीय शरद जी ने कहा है कि 1 एकड़ में लगाइए, आप अपने घर के लिए लगाइए। अरे घर के बच्चों को तुम जहर दे रहे, तो वो तो सांप है, कोई उसके बच्चे पैदा होते हो खा जाती है, तो वो उससे कम थोड़ी हो आप। जो ऐसा कर रहे हैं उनको आज प्रतिज्ञा लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। मेरी बात बुरी लग रही होगी
मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, इसलिए नहीं मांगूंगा कि मैं सत्य कह रहा हूं। मैं नहीं मांगूंगा क्षमा कि जिसको बुरा लगा हो उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जिनको बुरा लग रहा है वो स्थिति बदल लें और फिर वो कह दें कि मैंने आपके कहने से मुझे आपकी बुरी बात लगी थी और मैंने अब प्राकृतिक जैविक खेती अपने परिवार के लिए शुरू कर दी है, तो मैं उनसे फिर क्षमा मांग लूंगा, उनको प्रणाम करूंगा और जो वो कहेंगे वो करूंगा। लेकिन आज योगहार परिवार में जो उपस्थित सदस्य हैं उनको अपने परिवार को, क्योंकि वो मेरा परिवार है, वो हमारा परिवार है, हम सबका परिवार है, उस परिवार में अगर कष्ट होता है तो हम सबको कष्ट होता है। हम लोग दिल से जुड़े हैं, दिमाग से नहीं जुड़े, हम दिल से जुड़े हैं। तो दिल वालों के लिए उन सबसे मैं निवेदन करता हूं कि आप 1 एकड़ में जरूर, जो आदरणीय शरद वर्मा जी बता रहे हैं, आपको जरूरत है उनकी मदद लीजिए। आपको जो देखना है देखिए, लेकिन आप जैविक खेती ही करिए अपने परिवार के लिए, फिर आप आगे करेंगे वो अपन आगे चलाएंगे। तो एक बात। दूसरी बात, अभी मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के जैसे शरद भैया कहते रहते थे कि गाय पालन पशुपालन के अधिकारी के पास गाय नहीं है, पन्नी का दूध ले रहे हैं और बड़ा वो चला रहे हैं, 2.5 1.5 लाख 2 लाख वेतन लेकर के प्रोफेसर और डॉक्टर किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, गौ पालन की बात कर रहे हैं, उनके पास गाय नहीं है। ऐसा जो है ये भी बहुत बड़ी बात है। ये बात कहना छोटी बात नहीं है, ये बात कोई महान पुरुष ही कह सकता है, उनके दिमाग में आता है। पशुधन अभी 4 जून के बाद जो सरकार बनने के बाद इस बात को सरकार तक पहुंचेगी और शरद भैया की बात पहुंच भी रही है किसी ना किसी माध्यम से, क्योंकि जहां जाते, अभी मैं बताऊंगा आपको, मैं मध्य प्रदेश की आयुष तकनीकी और उच्च शिक्षा मंत्री माननीय कुंवर देवेंद्र परमार जी के यहाँ परम पूज्य स्वामी डॉक्टर परमादेव जी के साथ और भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन माननीय NP सिंह साहब के साथ जाना हुआ। वहां पर उन्होंने भोजन पर बुलाया था, तो वहां उनके निवास पे गए तो उनके यहाँ लाइट बंद थी। सदन से मैं कहना चाहता हूं 1 घंटे ये कोई क्या लाइट बंद रखता है 1 घंटे। ये बात जो है हमने पहली बार देखा है। सब जब हम लोग गए तो पसीना पसीना, गर्मी, टेम्परेचर 12 साढ़े 12 1 बजे 1:30 बजे कितनी गर्मी होती है, और वो उनकी पूरी लाइट बंद थी। हमने कहा कि लाइट नहीं है क्या साहब? बोले नहीं लाइट तो है भैया, लेकिन हम जो है बिजली बचत की बात करते हैं तो पहले हम अपने स्वयं जो है बिजली बचाएंगे तब हम बात करेंगे। वही गांधी वाली बात, गुड़ खाने वाली बात। तो ऐसे मंत्री, मैं तो इस योगहार परिवार के माध्यम से उन माननीय परमार साहब को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। और मैंने कहा भी, हमने कहा आप बंद कर रहे हैं, अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी की भी लाइट 1 घंटे को बंद कराएंगे चाहे कुछ भी हो। तो अभी तो चूंकि व्यस्त है, 4 तारीख के बाद हम सब चलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे कि आप चलिए 1:30 बजे परमार साहब के यहाँ, और देखिए आप, जब आपके मंत्री जो है ऐसा कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए, और आप करेंगे तो अन्य मंत्री भी करेंगे। तो ये बचत, ये तो एक उदाहरण है लाइट का। इस प्रकार से जो आदरणीय शरद वर्मा जी ने कहा है कि हर पशुपालन से संबंधित कोई भी विभाग का और मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, अगर वो गाय नहीं पाले है तो वो उस विभाग में रहने लायक नहीं है। ये भी अपन जो है एक मुद्दा उठाएंगे। अगर किसी विभाग का डॉक्टर है, वैज्ञानिक हैं, अगर वो जैविक खेती नहीं कर रहे तो जैविक खेती पर वो लेक्चर देने के अधिकार नहीं रखते हैं। उनको सरकार को लिखेंगे, अपन प्रशासन को लिखेंगे, आगे एक्शन में आएंगे। आदरणीय जैसे पवन कुमार जी ने कल कहा है, वो कल दिख भी रहा था, अब हम एक्शन में आने वाले हैं। परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी जब योगहार परिवार से मिले तो यहाँ जैसे अभी सीमा पांडे जी बहन वहाँ यहाँ उपस्थित हैं, और भी हमारे साथी गजानन बाजड़ जी ने जो तेल दिया है, सिद्धे आचार्य जी ने, परम पूज्य स्वामी जी ने कितने भाव से और कितने समय दिया, उनको एक एक चीज पूछी, और जो भाव किसानों के प्रति उनके हैं, क्योंकि वो किसान हैं, एक गरीब परिवार से निकले हुए परम पूज्य स्वामी जी हैं, परम सिद्धे आचार्य जी हैं, उनको एक एक चीज के बारे में जानते हैं वो किसान के गरीब परिवार की स्थिति क्या होती है, क्योंकि वो उससे गुजरे हैं, उन्होंने देखा है। अरे हमारे आपके पास तो किताब लेने और पढ़ाने के लिए पैसे हैं, परम पूज्य स्वामी जी के पास तो वो ही नहीं थे। वो पुस्तकालय में जाते थे और एक किताब लाते थे और वो किताब पढ़ के वो जमा करके दूसरी किताब लाते थे। ये स्थिति थी उनकी, और वो आज वहां कहाँ पहुंचे हैं। तो मेरा ऐसा निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि हम सबको योग करना है। योग के साथ साथ, जैसा अभी आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय शरद वर्मा जी बता रहे थे कि जो हम जमीन में डालेंगे, जो हम समाज को देंगे, वो कई गुना हमारे पास वापस आएगा, कई गुना। तो हमें जो है समाज को अच्छी चीज देना है, और हमें स्वयं स्वस्थ रहने के लिए पहले तो हमें योग करना है। योग करने के बाद हमें जैविक प्राकृतिक खेती करना है।
हमें देसी गाय पालना है और हमें अपने संस्कार, अपने विचार हमें शुद्ध रखना है और हमें जितना हो सके अन्याय और अत्याचार का विरोध करना है और सरकार को लगातार हमें सुझाव देना है। हमारी कोई सुने अथवा ना सुने, कोई निंदा करे, कोई बुराई करे, कोई कुछ भी माने, वो उनका काम है, मानने दो। हमारा काम है जो हमें कहना है और हम कहेंगे। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा हुई। हमारे किसानों के निश्चित सवाल होंगे आदरणीय वर्मा जी से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आज आपने जो मार्गदर्शन दिया है। लोग कहते हैं कि जैविक खेती में उत्पादन कम होता है, हम कहते हैं कि जैविक खेती में उत्पादन होता है और जो जैविक खेती करेगा उस किसान को जब लागत और आय दोनों मिला के उसको फायदा होगा और वो आगे शरद जी करके दिखाएंगे। तो जिन भाइयों को सवाल हो वो सवाल करें, बाकी फिर आगे बात करेंगे। मैं कार्यक्रम के बारे में अभी बताऊंगा, आगे जो भी हमारे कार्यक्रम रहे हैं 2-3 दिन में मैं इसकी बात करूंगा। जी आप सबको ने मुझे सुना, आप सबको प्रणाम। बहुत दिनों के बाद चूंकि मन में था, सुनते तो रहते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे या ज्यादा नहीं सुन पाते थे, व्यस्त रहे। आज के मुख्य वक्ता सहित पूरे सदन को मैं कोट कोट प्रणाम नमन वंदन करता हूँ। ओम। जी ओम, बहुत अच्छा आपने जो बात की है, बहुत सुंदर बात की है और निश्चित रूप से उसका प्रभाव भी पड़ेगा। आदरणीय दिनेश सेनवाल जी का हैंड रेज है, मैं उन्हें आदर सहित आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात कहें। आदरणीय सेनवाल जी। हाँ वो जी। खोल के कैमरा खोल के बहुत दिनों से नहीं मिल रहे हैं तो बेचैन हैं हम। बहुत सुंदर। आदरणीय सादर प्रणाम। और मैं तो अभी गांव की यात्रा पे हूँ, गांव की योगाहार यात्रा। और हमारे मुख्य वक्ता बात रख रहे थे, उनके साथ ही मैं आदरणीय भाई साहब को सुन रहा था और मैंने यहाँ पे जो जंगली फल हैं तो उसका आनंद ले रहा था। जी ओम, बहुत अच्छा। जी ओम जी जंगली फल हैं तो उनका मैं आनंद ले रहा था। साथ में मेरे मन में ये भी बात आ रही थी, घर में अभी तो मैं काफी दूर निकल चला हूँ पैदल। पिताजी से बात की कि क्यों ना हम कभी योगाहार कार्यक्रम अपने घर पे ही करें यहाँ पे। तो जब तक हम यहाँ पे सभी को बुलाने में समर्थ रहेंगे तब तक एक योगाहार जंगल तैयार करेंगे यहाँ पे घर के आसपास। हमने बहुत सारे पेड़ में, शायद कल की सुबह की मीटिंग में घर से लाइव हो पाऊंगा। तो पूरा जो जंगल है वो घर के चारों तरफ जंगल रहेगा, अलग अलग पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से। और ये तो अलग बात रही। हाँ ये है कि हमने अभी अभी ये सुना आदरणीय मुख्य वक्ता जी से कि अगर ये मिलकर कार्य किया जा सकता है और इस सरलता के साथ किया जा सकता है। उसका उदाहरण मैंने केदारनाथ यात्रा पे देखा कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और उसमें हमें दर्शन करना कठिन कठिन लग रहा था, क्योंकि लोकल और यात्रियों की और जो वीआईपी की सबकी एक लाइन थी। वो अच्छी बात थी, लेकिन समस्या ये थी कि जो मेरे साथ माजी पिताजी थे और कुछ बंगाल से और कुछ जो तेलंगाना से कुछ वृद्ध लोग मिल गए थे। अब तो ये मन में आया कि हालांकि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन इन लोगों को अगर 7-8 घंटे में खड़ा रखेंगे जो मेरे सामने हैं, हालांकि बहुत सारे लोग थे, तो वो परेशान हो जाएंगे और खड़े भी नहीं रह पाएंगे। इतने दूर से लोग आए हैं, दक्षिण भारत से लोग आए हैं और इतने वृद्ध लोग इतनी दूर आए हैं, तो इनको दर्शन किया जाए कैसे। मैंने कोशिश की तो उन्होंने हमको लाइन से मतलब हटा दिया। अब एक आदरणीय वर्मा जी की बात मुझे क्लिक हो रही है अभी कि हमने क्या किया कि एक लाइन वहां पे जो दक्षिण द्वार है भगवान केदारनाथ का, वहां पे खड़ी कर दिया। और जो वहां के जो कुछ लोग लोकल लोग थे उनको भी दर्शन नहीं हो रहा था, उनको आगे कर दिया। तो यूं ही कोई लगभग होंगे 25-30 लोगों की लाइन हो गई। तो हमने कहा ये क्या है, सब लोकल लोग हैं और बहुत थके हुए हैं। उनका जो उदाहरण संदर्भ दिया जो दक्षिण भारत से आ रखे थे उनसे परिचय हो गया था। अब कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि आप ठहर लो, इतना वृद्ध लोग हैं। तो फिर हमारी आसानी से हमें दर्शन हो गए। तब लगा कि अगर हम केवल अपना देखते और अपना लाइन पे लगते, लड़ाई करते अपने लिए, तो संभवतः हम अंदर नहीं जा पाते ग्रह में, और अन्य लोगों को लेकर चले तो ये सफलता हमें मिली। तो आदरणीय भाई साहब को मैंने उसी समय पुनः याद किया कि हाँ, ये कार्य संपन्न हुआ है। और
हाँ, जो अभी कुछ समय पहले मेरे ख्याल से 6-7 महीने पहले एक प्रधान हमारे साथ जुड़े थे, भारत के प्रथम गाँव माणा से, आदरणीय पीताम्बर जी वहाँ से जुड़े थे। पीताम्बर मालपा जी। तो उनके मैंने पहले फ़ोन कर दिया था, हम आ रहे हैं। बद्रीनाथ के दर्शन के बाद हम उनके यहाँ गाँव में गए, तो उन्होंने योगार की यादें ताज़ा की और मैंने उनसे निवेदन किया है कि आने वाले समय में उनके गाँव, प्रथम गाँव जो माणा है, वहाँ योगाहार यात्रा हो। तो उन्होंने कहा कि हर संभव हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पे यात्रा हो और भारत-चीन की सीमा पर हम योगाहार की वार्तालाप करें। ऐसे ही संभावनाएँ आने वाले समय में आप सभी के आशीर्वाद से संभव होंगी। मैं आज के मुख्य वक्ता जी, आदरणीय भाई साहब उनको सुना और आज के योगाचार्य जी और आज के संचालक जी, आप सभी के माध्यम से सभी आदरणीय सदस्यों को प्रणाम करता हूँ और व वापस आप गुरु जी के पास आता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। जी ओम, बहुत आपने जो जानकारी दी है कि हम जब दूसरों के लिए काम करते हैं तो निश्चित हमें भी कुछ न कुछ लाभ हो ही जाता है, जो कि आपने जो हमारे आदरणीय शरद भैया ने कहा उसको आपने करके ही दिखा दिया है। आदरणीय बने सिंह जी का हाथ हैंड रेज है, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपने प्रश्न पूछें। आदरणीय बने सिंह जी। सदन के परिवार के महानुभाव को प्रणाम। आज के हमारे मुख्य अतिथि ने जो बातें बताई है बहुत अमूल्य हैं। उन्होंने बताया कि भिंडी के ऊपर जो रोग लगते हैं और उसमें कीटनाशक वगैरह का उपयोग किया जाता है। हालांकि शायद उन्होंने ट्रायल किया है, नहीं किया है। गाय के कंडे की जो राख होती है ना, वो राख हमेशा के लिए आप उनका उपयोग करिए। जब अपन बीज लगाए तो बीज ही उनसे उपचारित करिए, कुछ खेती में डालिए ज़मीन में, और कुछ पाउडर की तरह उस भिंडियों पर फेंक दिए या पानी में मिला करके स्प्रे कर दिया जाए तो शायद सब्जियों में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं आता है। ये तो 100% ट्रायल हैं। ज्ञान और विज्ञान की तो बहुत बातें हो रही है, परंतु 2 शब्द के माध्यम से मैं एक छोटा सा गीत या कविता या शब्द के माध्यम से मैं सुनाना चाहता हूँ सदन को कि ऋषि मुनियों से हमने सुना है, वेदों में लिखा है। ऋषि मुनियों से हमने सुना है, वेदों में लिखा है, गो विज्ञान परम विज्ञान है। और जिसने भी इनको अपनाया है वो इस संसार के भवसागर से पार हुआ है। यही सत्य है और यही अटल हैं। जो भी इसे अपनाएगा वो 100 वर्ष तक निरोगी जीवन जिएगा, और नहीं अपनाएगा तो कल कल छल छल और जल जल के मर जाएगा। आधे अधूरे जीवन में ही समस्त बीमारियों का बोझ लेकर के इस जग में ढोता फिरेगा, कोई उसे बचाने वाला नहीं है। यही हमारे ऋषि मुनियों और वेदों का विधान है। चाहे हम आज अपना लें या परसों अपना लें या परसों वर्षों में बाद अपनाएंगे, परंतु जीवन का यही सत्य है और इसी मार्ग पर मानव मात्र को और प्रकृति मात्र को आना पड़ेगा। हमारे प्रभारी महोदय कह रहे थे कि मंत्री संतरियों को भी गाय रखने का अधिकार होना चाहिए। मंत्री संतरियों के बंगले के आसपास 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर के दायरे तक तो पक्की सड़कें सब कुछ है। वहाँ पर जल रिचार्ज करने की सुविधा नहीं बनाई आज के गवर्नमेंट ने, तो क्या वो गाय पालेंगे? उनके भरोसे हम ना बैठे। एक जीवन का मैं बहुत बड़ा उदाहरण बताना चाहता हूँ। 1998 में जब मैं ट्रैक्टर लेकर के आया था, उस वक्त मैं कहता था कि हर किसान के पास ट्रैक्टर होगा। तो उस वक्त क्या है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को अपन बताएंगे तो वो अपन को पागल समझेंगे। उस वक्त तो लोग हंसते थे, ये कैसे मूर्ख की बातें कर रहा है। और आज देख लीजिए, हर किसान के घर में ट्रैक्टर हैं। हमारे क्षेत्र में हमने जब बगीचे की शुरुआत करी थी, उस वक्त हमारा जो जिला वो शाजापुर जिला था। उस वक्त मात्र 4 या 5 किसान हम संतरे की खेती करने वाले थे। आज के वर्तमान में हमारा जो जिला है वो छोटे नागपुर के नाम से जाने जाना लगा है। तो मैं तो एक सत्य और विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि गो आधारित कृषि की ट्रेनिंग सरकार के भरोसे ना रहते हुए हम योगाहार मंच वाले इसको शुभारंभ कर दें तो वो परिणाम दूर नहीं होगा कि बूचड़खाने सूख जाएंगे और देश का इतिहास बदल जाएगा। बूचड़खाने बंद करने की हमें आवश्यकता नहीं, हमें देश का इतिहास बदलने की आवश्यकता है। हमारे गो विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हमारा गो विज्ञान हम जन जन तक पहुंचा दीजिए, इतना ही कार्य हम करेंगे तो ये
शायद सृष्टि का पहला ही धर्म और पहला ही पुण्य का कार्य है जो गो विज्ञान मानव विज्ञान कल्याण के लिए सार्थक होगा। बताने में तो बहुत कुछ है, पर आज इतना ही सही। जी ओम। जी सर, बहुत बढ़िया आपने जो है गो विज्ञान के संबंध में और अपनी कविता के माध्यम से सदन को अवगत कराया। आदरणीय जो है प्रदीप मराठे जी ने जो है हैंड रेस किया है। मैं उनको आदर सहित बुलाता हूं कि वो भी अपनी बात कहें। प्रदीप मराठे जी। प्रणाम, मैं प्रणाली हूँ। मेरा फोन अच्छा, हाँ हाँ मिस्टर के फोन से मैं ज्वाइन हो रही हूँ। ओम। अभी अभी मेरे घर में तो मेरे ससुर जी बहुत बीमार है, लेकिन मैं योगा के बिना नहीं रह सकती। वो सब मैं हैंडल कर रही हूँ, लेकिन ये तो मेरा जीवन का एक भाग है, अमूल्य भाग है। तो आज का जो मार्गदर्शन है, सभी सदन के महानुभावों को पहले मैं प्रणाम करती हूँ, शतशः प्रणाम। आज के योग शिक्षक का मार्गदर्शक अतिशय उत्तम हुआ। आदरणीय शरद वर्मा जी, आप जो बोल रहे हैं वो सबके दिल में जाकर बैठा है। और आप बोल रहे थे तभी मेरे मन में एक मैंने ठान लिया कि कितनी ही परेशानियां आए, कितनी समस्या आए, लेकिन मैंने एक मार्गदर्शन जल्द ही मैं प्रयास करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो ससुर जी का बहुत बीमारी वाला ये है, उनको एडमिट ही कर लिया था हमने। लेकिन मेरे मन में जो विचार आया तो मैं वो सदन को साझा करती हूँ कि एक लगा जल्दी ही हमारे यहाँ के लिए मार्गदर्शन लगाना चाहिए। मैंने यादी भी तैयार की, एक 10-15 लोगों की। आप जो बोल रहे थे कि विषय मुक्त कृषि हमें आपके सिर्फ आपके लिए नहीं, औरों के लिए करनी चाहिए। मैं वैसे ही करती हूँ। मैं मेरे लिए कुछ नहीं, थोड़ा करती हूँ, हमें थोड़ा लगता है, और जो करती हूँ बांटती हूँ, जितना जमेगा उतना। लेकिन सिर्फ हमारे साथ और लोगों का ज्यादा से ज्यादा, एक ज्योत जलेगी तो हजारों ज्योति जलने की उनमें सामर्थ्य है, वो हमें काम करना है। आदरणीय पवन कुमार जी ज्योत थी, उससे हम इतने सारे ज्योतियां बन गए हैं, तो हमें और लाखों में परिवर्तित होना है। ये मेरे मन में विचार आता है, वो मैं साझा करना मुझे जरूरी लगा, इसलिए मैंने बोला है। ओम प्रणाम। ये बहुत अच्छा रहा। जी जी ओम। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपके ससुर साहब जो है वो जल्दी ठीक हों, और आप इसी तरह से आपकी भावना के हम बहुत सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं कि आप इस परिस्थिति में भी हमारे योगाहार से जुड़ती हैं और उसको महत्व देती हैं। इसके लिए आपको प्रणाम, सादर प्रणाम। नहीं, शरद भैया कुछ बोलना चाहते थे, बोलें बहुत जी। दादू, बहुत अच्छी बातें सदन में चल रही हैं और बहुत मूल्यवान भी हैं ये चीजें। मेरा ये मानना है कि अपन जब किसी के विषय में सोचते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं, अगर अपने से अच्छा खाना सामने वाले को आप खिलाएंगे तो मेरे ख्याल आपको बहुत ज़्यादा सुख अनुभव होगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यार मैं जो भी अतिथि हैं भगवान तुल्य होते हैं, तो ऐसे ही पूरी जनता को भी आप भगवान तुल्य ही माने। और जो भी अनाज पैदा करने का जो कार्य ईश्वर ने आपके हाथों में दिया है, आप जो अपने हाथों से अनाज पैदा कर रहे हैं, ये आप ऐसे नहीं है, आपको एक 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 सिस्टम के तहत भगवान ने आपको ये दिया है। बहुत लोग अनाज पैदा नहीं करते, सभी लोग करना चाहें तो नहीं कर पाते हैं। आपको जो प्रकृति मिला है, तो उस अनाज को आपके हाथों में दिया है कि इसको उत्पादित करें और पूरी जनता को खिलाने का कार्य आपके हाथ में दिया है। तो आप उसको शुद्ध रूप से पैदा करके कम से कम जितना हो सके जहर को दूर करते जावें और अपनी जनता को, अपने जनार्दन को, अपने घर परिवार को जहर मुक्त खाना खिलावें। इससे आपको बहुत सुख मिलेगा और बहुत शांति मिलेगी। आज हमने देखा है कि गांव में भी पुराने लोग
जिनको कोई बड़ी बीमारी हो जाती थी, आज भी वो गाय के कोठे में उनकी खटिया लगा दी जाती है। अभी ये परंपरा बंद हो रही है, लेकिन ये परंपरा है। जिसको बहुत ज्यादा खांसी हो रही हो, सर्दी हो रही, अगर वो 2 घंटे गाय के कोठे में गुजारने लगे, सोने लग जाए, तो उसकी खांसी ठीक होने लगती है। ऐसे बुजुर्ग लोग कहते हैं। वो कोठे में जो गाय, जिसको जैसे टीबी हो जाती थी, उसको तो बताते हैं कि कोठे में ही उसका खाट लगा दिया जाता था, और वो महीने भर में बताते हैं कि गाय खांसने लगती थी और वो आदमी ठीक हो जाता था। इतनी गाय पवित्र चीजें हैं, इनके गोबर, इनका गोमात्र, आप देखिए एक एक चीज जो किसान के आसपास पाई जाती है वो बहुत उपयोगी होती है। मेड़ों में जो छोटे छोटे पौधे, जो नीम के पौधे हैं, और जो भी पौधे होते हैं जिनको गाय नहीं खाती है, देखिए आप पूरे अपने खेत में उन्हीं को कीटनाशक के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। इस सदन में ही बताया भाइयों ने कि कैसे उनका आप सतपत्ती काढ़ा बना में वो करें। अब जैसे अभी बेनी भैया ने बताया कि गोबर के से आप पाउडर डालिए, वो डालिए, तो ये नई चीजें सदन से मिलती हैं। हम इन्हें सबसे पहले अपने रजिस्टर में नोट कर लेते हैं और इसका कल से ही प्रैक्टिकल भी चालू कर देते हैं। आज अगर हमें सदन ने किसी को बताया, उन्होंने बताया गोबर, यानी इसका मतलब है कि कल वो गोबर हमारी फसलों में डलना ही चाहिए और वो वीडियो अपने सदन में डलना चाहिए। इससे लगता है कि एक्शन हो रहा है। और पवन सर कहते हैं रॉकेट की जैसी ताकत, मुझे उनकी एक बात हमेशा याद रहती है कि रॉकेट की जैसी ताकत रखो। अगर आप आसमान को भेद सकते हो तो अपने लक्ष्य को भी आप प्राप्त कर सकते हो। तो कितनी जल्दी आप सदन से अगर कोई चीज सीखते हैं तो दूसरे दिन ही आप उसको करके अगर डाल देते हो सदन में, तो फिर लगता है कि आपने कुछ किया। ऐसे कई वो चीजें रहती हैं। एक बार मैं कंचन जी को, यहाँ के जो हमारे यहाँ मरघट है, यहाँ पे जहाँ पे इंसानों को जलाया जाता है, वहां लेके गया, उनको दिखाया मैंने, जब बंद था वो। मैंने कहा देखो यहाँ एक पेड़ लगाते हैं अपन। तो बोले यहाँ क्यों लेके आए? मैंने कहा यार लोग यहाँ आने के लिए मर जाते हैं, अपन जिंदे में भी नहीं जा रहे, कम से कम जिंदे में तो चलो, लोग तो मर जा रहे हैं यहाँ पे आने के लिए। तो देखो जब हमने वहाँ 4-5 पौधे लगाए और तो वहां देखा, हमने कहा देखो आदमी अंतिम यात्रा यहाँ आ रहा है और आदमी यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे पौधे नहीं है, मतलब छाया, कम से कम सुकून, उसको इतनी तो सुकून मिले जाते जाते कि भाई थोड़ी सी नीम के पेड़ की छाया ले ली उसने, जा रहा है तो कुछ 5-10 नीम के पेड़ लगा देते हैं। तो हम लोगों ने वहां जब नीम के पेड़ लगाए तो वहां बड़ा अच्छा लगा हमें कि देखो, तो पेड़ों को लगाने की भी एक परंपरा जो है वो अपने खून में लानी पड़ेगी आपको, और पेड़ हमेशा लगाते रहें जब भी मौका मिले। परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं जन्मदिन पे लगाओ, इस पे लगाओ, तो वो बहुत जरूरी है पौधा लगाना, कम से कम पौधा बहुत लगाने चाहिए। तो ऐसा देखा मैंने कि जहाँ जैसे हमारे यहाँ जो यहाँ का जो मार्केट काफी बड़ा है, 2 एकड़ का होगा, लेकिन पौधों की संख्या बहुत कम है वहाँ, तो पौधे लगाए वहाँ पे। तो ऐसी जगह भी आप मतलब पौधे लगावें, और मेड़ों में जो पौधे जितने हो सके उतने बढ़ावें। आज हमारे यहाँ पे लगभग आपको बताएं कि जो 100 एकड़ की हमारी मेड़ है उसमें लगभग 1000 सागौन का पेड़ खड़ा होगा जो हमारे हाथों से लगाया हुआ है, और हजारों की तादाद में सूबबूल खड़ा हुआ है। इतना सूबबूल, इतनी लकड़ी मिलती है उसकी, जो हमारी बल्लोरों में भी उपयोग हो जाती है स्टेकिंग के लिए, और उनका उपयोग भी हो जाता है, तो वो भी बहुत अच्छा है। और उनकी जब पत्तियां गिरती हैं तो वहां हमने देखा कि नेचुरली केचुए बहुत पाए जाते हैं, इतने केचुए होते हैं वहां नेचुरली कि काफी। तो हम लोगों ने करीब उसमें जैसे 100 एकड़ का खेत है तो 5 एकड़ का खेत अपना ये बानकी पौधों के लिए दिया हुआ है। सब टाइप के पौधे हैं उसमें, सीताफल, बेर, ऐसी कोई नहीं, जो जंगली चीजें, आपका आंवला, हर चीज उसमें मिलेगी। और अभी हमने सागौन के पेड़ ज्यादा नहीं, 10 पेड़ हम लोगों ने बेचे। तो आपको बताएं कि करीब वो 70,000 रुपए का एक सागौन बिका। हमें लगा कि यार वो साला खेती ज्यादा अच्छी है कि मेड़ ज्यादा अच्छी है, वो समझ नहीं आया। मतलब एक दिमाग में इतना कंफ्यूजिंग कि मेड़ में जो पौधा हुआ वो ज्यादा महंगा बिक रहा है, खेत में हम जो फसल कर रहे हैं वो कैसे। तो ये भी बड़ी एक मतलब विचित्र चीजें मिलती हैं।
तो मेड़ों में जितने हो सके, अगर आपके पास जगह हो, तो ऐसे रंग बिरंगे पौधे आप जो देसी अपने होते हैं, जैसे आंवला है, बर्ड पीपल, ये सारी चीजें आप लगाएं। हमारे हमने बर्ड पीपल भी लगाए, भले उनकी लकड़ी अपन उपयोग में नहीं लेते, पर हमने देखा उनमें हजारों पक्षियां रहते हैं। तो पक्षी रहने के लिए एक हमने बड़ का पेड़ लगाया था, अभी काफी बड़ा फैल गया वो, लेकिन हमने देखा कि वह हजारों पक्षी दोपहर में आपको बैठे हुए मिलेंगे उसकी छाए में। तो बड़ा मन को सुकून मिलता है कि यार ये चलो, ये काम अपन ने बहुत अच्छा किया। फिर याद आया कि यार ये बड़ के पेड़ बुजुर्ग लोग इसलिए लगाते होंगे कि यार ये पक्षी लोग इसमें बैठे और वो अपनी बीट करें नीचे, और इसलिए ये केचुए ज्यादा पाए जाते हैं कि इनकी बीट गिरती है। मतलब ये विचार वहां से सीखने को मिला। वहां की जब मिट्टी देखी तो बहुत फर्टाइल मिट्टी है, वो मिट्टी हमने एक मुट्ठी लाके हमारे गमले में डाली, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो ऐसी कई चीजें अपनी खेत भी सिखा देता है, मेड़ भी सिखा देती है। तो आप निरंतर सीखते रहें, सीखने की विद्या कभी कम न रखें, और जो चीज सीखें उसको दूसरे दिन अपने खेतों में, अपने परिवार पे, इस योगाहार से जो भी चीज सीखें उसका उपयोग करें और उसका लाभ प्राप्त करें। जी ओम, प्रणाम। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुन्नीलाल सर जी कुछ बताना चाह रहे थे तो उन्हें आमंत्रित कर लें दादू। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने फार्म लैब तैयार किया है, क्या उसको अपन हर किसान के उसमें उतारा जा सकता है? इसकी कोई योजना बनाए, और जहाँ भी हम सब कोई क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्शन में कैसे आएगा, अधिक से अधिक किसानों को अपन उसका परिणाम बताएं, एक सेमिनार सर करें किसानों को। एक मिनट रोकना चाहता हूँ। मैंने देखा है सर कि जैसे पवन सर हैं, आप आ जाते हैं तो हमारे नर्मदापुरम में एक अलग से हलचल आ जाती है। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों के बस चरण पड़ जाएं इस योगाहार के कुछ सदस्यों के, तो हम लोगों को बहुत ऊर्जा मिलती है और हम लोग कार्य कर पाते हैं। योगाहार की टीम पूरी तैयार है, बस आप जब भी आपके पास समय हो सर तो आप अवश्य आवें और उसको बढ़ावें। यहाँ पे हमने जी भैया बोलो बोलो आप। मैंने कहा हमने तो ऐसे गांव भी मुन्नीलाल सर जी को ऐसे गांव दिखाए हैं जहां की गोबर आदमी ने सामने रखा है और पूजा कर रहा है, और गाय सामने बंधी है, उन गाय के बीच से अंदर जाना पड़ता है। ऐसे घर हमने, और थोड़े बहुत भी नहीं, मैंने 100 घर मुन्नीलाल सर जी और दादू को अभी दिखाए कि देखो आप घोड़े से और गाय के बीच से होते हुए उनके घर में जा रहे हो आप। जी जी, राकेश गौर जी को बुला ले, राकेश गौर जी। जी राकेश जी सदन में उपस्थित है और वो भी जो है जैविक पर काम कर रहे हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात बताएं, उनका चना और उनकी मूंग इसके संबंध में वो हमें जानकारी दें। जी ओम जी, सदन को प्रणाम। मतलब जैविक मूंग और चना की बात करें तो मतलब पहली साल मेरे को ये जो सब चीजें बनाई योगाहार के माध्यम से, ट्राइकोडर्मा जैसे ब्रह्मा जी बता रहे थे, तो इन्हीं की सबकी देन है जो कि चना मतलब बहुत अच्छा निकला। पहली साल इतना निकला, 9 से 9.5 कुंटल के आसपास चना निकला है एकड़ पे। और दूसरी बात ये कि इस साल मूंग भी इतनी अच्छी लगी उसमें कि मतलब ऐसा लग रहा कि जो उसमें केमिकल वाली जो मूंग है हमारे बाजू वाले प्लाट में, तो उसमें तो फिर भी हमें डर रहता है कि यार इसमें ऐसा नहीं हो कीड़े जाए या फसल एकदम से चौपड़ कर जाए, देख ही नहीं पाए अपन। और वो इसमें विश्वास रहता है हमें कि नहीं यार इसमें कुछ नहीं हो रहा, इसमें होते ही नहीं, ऐसे अटैक एकदम से आ ही नहीं पा रहा। जैसे इसमें विश्वास बना और उसमें विश्वास नहीं बना हमारा, तो एक अंदर से ऐसा लगता है कि यार इसको देखना चाहिए केमिकल वालों को बार बार, और इसको देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा मतलब विश्वास बन गया इस फसल पे। तो ये फसल बहुत अच्छी लगी, मतलब फल में बहुत जबरदस्त फल है, मतलब उसके बजाय इसमें ज्यादा फल बैठा समझ में आ रहा हमको। अब वो या तो बोर वैरायटी के कारण है या ट्राइकोडर्मा का जो हमारा खेत में अच्छे से कॉलोनी बन पाई है उसका कारण है, जो भी कारण है हमारा फसल बहुत संतुष्ट है। पहली साल ऐसी मूंग की फसल ले पाएंगे। ओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है जिस तरह से हमने ट्राइकोडर्मा, बवेरिया बेसियाना, वर्टिसिलियम, इन सब का आपने स्वयं ने भी उत्पादन किया है और आप स्वयं भी नए तरीके से कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहते हैं। तो जैसा कि मैं जब इनके घर गया था
और इन्होंने मुझे बताया कि देखो गोबर में हम किस तरह से फास्फेट मिला करके उसको बहुत जल्दी इस योग बना देते हैं कि उसका जो रासायनिक प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। और वो उन्होंने उसमें केंचुआ डाल के बताया कि देखिए ये केंचुआ इसमें जिंदा है। तो निश्चित रूप से इस तरह के प्रयोग यदि हम करते हैं तो लोगों को उस रसायन का भी वो गोबर ने जो दुष्प्रभाव है उसको खत्म कर दिया और उसको जो है अच्छा बना दिया। तो ये इस तरह से कुछ ना कुछ होते रहता है। जी जी। अनिल जी का हैंड रेज है। अनिल भैया जी का रेज है। नहीं अनिल जी। ओम सदन को सादर को विशेष सादर प्रणाम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने बताया कि लोग मिट्टी जांच के लिए 30 रुपया नहीं खर्च कर पाते। मैं अपनी गाड़ी से ब्लॉक पर गया, वहाँ कोई इस तरह की कोई सुविधा नहीं है कि जहाँ मिट्टी की जांच हो सके। उसके बाद मैं गया गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वहाँ देखा तो कोई व्यवस्था नहीं है कि यहाँ मिट्टी चेक हो। लोगों ने बताया कि आप बीएचयू जाइए। बीएचयू में भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ जाने पर जब तक कि कुछ संपर्क सूत्र नहीं होंगे तब तक जल्दी मिट्टी जांच होगी नहीं। साथ ही हम ब्लॉक पे अपने केवीके के किसी जो लोग वहाँ थे, वहाँ पूछा कि कौन साइंटिस्ट हैं, वो होता है कोई नहीं है। गाजीपुर गया, वहाँ पर उन्होंने मिले हमको साइंटिस्ट, लेकिन कहा कि ये आपके अंडर में वो आते हैं केवीके के साइंटिस्ट। उससे हम बात की तो 2 महीने से हम बात कर रहे हैं, लेकिन कोई उसका फ्रूटफुल असर हमको नहीं दिखाई दे रहा है कि लोग करें। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम या इतना किसान लोग काफ़ी जागरूक हैं, और वहाँ साइंटिस्ट लोग भी जो केवीके के हैं वो काफ़ी उसमें योगदान दे रहे हैं। जैसे किशोर दुबे, ये क्या रोशन लाल जी हैं, हम रोशन लाल जी से भी बात किए थे, हमको काफ़ी अच्छे से बताया। लेकिन इस स्थिति में हम केवल किसान चाह कर के भी कैसे कर सकता है, ये निदान हम चाहते हैं। जी ओम। जी बहुत अच्छा। और देखिए तो व्यवस्थाएं हैं, अब व्यवस्था कहाँ कैसी है उसके संबंध में जब बातचीत होगी तो निश्चित रूप से अभी जैसा कि आदरणीय हमारे सर भैया ने जानकारी दी थी कि सब जगह मिट्टी परीक्षण का काम शुरू होने वाला है, तो शायद पूरे देश में होगा। तो देखें, अपन प्रतीक्षा करें। सर क्या इसमें हम योगी आदित्यनाथ के यहाँ ये सूचना पहुंचा सकते हैं? क्या ये लीगल रहेगा, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? जी ओ जी भेज सकते हैं ना, क्यों नहीं। जरूर भेजो, जरूर भेजो, भेज दो। और आपको सदन के माध्यम से आप पवन सर से संपर्क कीजिएगा, तो आपको एक किट अपनी भी रहती है, वहाँ भी आपको मिट्टी परीक्षण की जो है, तो आप उसके माध्यम से भी अपनी मिट्टी टेस्ट कर पाएंगे। तो आप थोड़ा सा मुन्नीलाल सर, पवन सर से संपर्क कीजिएगा, तो आपको वो किट अगर मिल जाए तो आप वो आपके साथ साथ आप और किसानों के भी मिट्टी परीक्षण कर सकते हैं। शरद भैया, ये जो मिट्टी परीक्षण हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कैसे कर रहे हैं ये सरकारी स्तर पे? ये किसानों के साथ जाके खेतों के सैंपल ले रहे हैं, और ये सैंपल जो भी ग्राम सेवक जिस क्षेत्र का है वो इकट्ठा कर रहा है, और वो ले जाके अपने ऑफिस में जाके जमा कर रहा है। और वहाँ से जो प्रयोगशाला है, जैसे हमारे यहाँ पवारखेड़ा में है, बहुत अच्छी प्रयोगशाला है मिट्टी परीक्षण की, तो वहाँ सारा टेस्ट कर रहे हैं। और चाहे तो आप अपने सामने भी वो मिट्टी का परीक्षण देख सकते हैं कि कैसे क्या चीज़ टेस्ट हो रही क्या है, तो वो भी आप लैब में जाके देखने का यहाँ पे माननीय डीडीए साहब ने व्यवस्था करी है कि आप भी अपने टेस्ट देखें कि आपकी मिट्टी में क्या कम है। आपके सामने कई रहता है ना, उन्होंने कहा साहब वो एक सा भर देते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप वहाँ जाके अगर देखें
थोड़ा सा साइंटिस्टों का सहयोग आपको भी करना पड़ेगा और उनकी जो बताई गई बातें हैं उस पर विश्वास भी करना पड़ेगा। दोनों चीजें हैं। तो दोनों आदमी सोचते अरे एक सी चीज पोटास कम है, पूरे नर्मदापुरम में पोटास कम बताए, भैया कम आ रहा है तो वो बता रहे हैं, उसको मानो। ये चीजें होती हैं सर। बहुत अच्छा। चलिए अब समय हो गया है और अभी आगे अपन चर्चा करेंगे। तो जी रमेश चंद मेहरा जी। जी हो। तो मैं देखता हूँ किसी का हैंड रेज है, नहीं तो फिर मैं बुलाता हूँ कि आदरणीय रंजना जी आए और अष्टवा तिवारी, शशिकांत तिवारी जी बा। अष्टवा तिवारी जी आप अपनी बात कहें। सदन के प्रणाम। मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो ट्राइकोडर्मा है और 2-3 चीजें जो बताया आप लोग, ये मिल सकती हैं क्या हमको? हम इस क्षेत्र में फैलाना चाहते हैं अपने क्षेत्र में। सर मिल जाएगी, जितना चाहे उतनी मिल जाएगी। इस सदन का प्रत्येक आदमी ले सकता है और फ्री ट्रेनिंग भी ले सकता है। इस सदन में जितने भी सदस्य जुड़े हैं, अगर वो चाहें कि हमें ट्रेनिंग लेना है तो यहाँ नर्मदापुरम की टीम उनको ट्रेनिंग भी दे देगी और जो आपको कल्चर चाहिए है वो भी यहाँ से मिल जाएगा। और आप अभी भी हम लोगों की क्लास चलती है, अगर आप उसमें शामिल होना चाहें तो फिर रमेश दादू जी से संपर्क करके आप उसमें जुड़ भी जाइएगा। ठीक है, जुड़ेंगे। तो उसके लिए हम नर्मदापुरम आ जाएं तो हमको मिल जाएगी। सर बिल्कुल बिल्कुल 100%। जी धन्यवाद। जी आज समय हो रहा है और निश्चित रूप से जो अष्टवा तिवारी जी ने कहा है तो ये ट्रेनिंग तो आपको मिल ही जाएगी, पर अभी हम लोगों का ये जो डॉक्टर संतोष चौहान की जो बात हो रही है और वो भी हम लोगों को अभी प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो उसमें अब मैं आपका मोबाइल नंबर सेंड कर दें या मुझे मिल जाएगा तो हम आपको भी वो भेज देंगे, आप उस बात को समझ लें और जब भी आप यहाँ आएंगे आना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो चीजें सब सिखा दी जाएगी। जी हो। और हम तो केवल पूरे सदन को ये आमंत्रित कर रहे हैं कि सदन में से कोई भी आएगा तो उनको ये सब चीजें निःशुल्क सिखाएंगे। जी रंजना जी आए और सबका आभार माने। जी 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 धन्यवाद। और योगाहार मंच को सादर प्रणाम। और जबकि हम योगाहार कार्यक्रम की समापन की तरफ चल रहे हैं और आज हमारे बीच योग कक्षा लेने के लिए आदरणीय योगाचार्य श्री रोडमल आर्य जी, जिला शाहजहांपुर मध्य प्रदेश से, बहुत सुंदर उन्होंने आज की योग क्लास ली। उनका मैं धन्यवाद, अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ आज के जो हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय शरद भैया, उनका तो आप सबको पता है, उनके जो बोल रहते हैं एक एक शब्द है वो टिप्पणी जैसे है, एक एक हीरे जैसे है, मोती जैसे है उनके शब्द। तो बहुत ही ऊर्जावान शरद भैया का जो आज का वक्तव्य रहा, तो मुझे लगता है जो कोई जैविक नहीं कर रहे होंगे तो वो भी 1 एकड़ तो करेंगे ऐसा लगता है। और ऐसे ही जो कि आज की क्या स्थिति है और हमें कैसे स्थिति को बदलना है, इन पर आज हमारे शरद भैया ने बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया। और सच में जो हम कार्य कर रहे हैं जैविक खेती का, आहार का, कि 1 एकड़ खेती हमें जैविक करनी है, जो पूर्वजों की परंपरा थी कि हमें जैविक खेती करनी है और शुद्ध अन्न का सेवन करना है। तो ऐसे ही स्थिति हम सब प्रयास कर रहे हैं लाने की। तो इस योगाहार कार्यक्रम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जैसा कि हम सभी जुड़े हैं सुबह 5:30 बजे से, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और आदरणीय श्री मुन्नेलाल भैया जी, आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय अष्टवा तिवारी जी, आदरणीय गणेश सिंह आर्य जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय भूपेन्द्र शास्त्री जी, आदरणीय गणपत लाल जी, आदरणीय बहन कल्पना कोटले जी, आदरणीय
कंचन वर्मा जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय मिथिलेश सिंह बहन जी, आदरणीय PFSP से हमारे भाई आदरणीय प्रणीता साकरे बहन जी, आदरणीय राकेश गौर जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय सीमा पांडे बहन जी, आदरणीय तोलाराम पटेल जी, आदरणीय उमा शंकर प्रसाद जी और आदरणीय पवन कुमार सर और भी हमारे योग शिक्षक और अन्य भाई बहन लेफ्ट हुए, उन सभी का भी बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद, आभार। अब अलविदा लेते हैं, कल सुबह फिर से मिलते हैं योगाहार परिवार योगाहार कार्यक्रम में। तब तक सबको राम राम।